हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ भरतपुर प्री बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर था इंग्लिश का, उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, पूरा पेपर आपको मैं याद कराऊंगा शुरू से लेकर अंत तक। तो देखो, पहला और दूसरा पैसेज जैसा कि आप जानते हो इंग्लिश के पैसेज आएंगे, उन पैसेज को पढ़ना है। नीचे दिए गए क्वेश्चन है, उनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो देखो पैसेज का पहला क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको मिला के अपन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन पैसेज का, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेदास इन एंशियंट हिंदू मिथोलॉजी। एंशियंट हिंदू मिथोलॉजी है, उसमें योगा का क्या महत्व है। तो देखो, एंशियंट हिंदू मिथोलॉजी में योगा इम्फिसाइजेज होलिस्टिक अप्रोच। योगा है वो होलिस्टिक अप्रोच को इम्फिसाइज करता है, लाइफ, नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी, इन सभी को इम्फिसाइज करता है। तो योगा इम्फिसाइजेज होलिस्टिक अप्रोच, एक संपूर्ण अप्रोच को वो इम्फिसाइज करते हैं, जीवन, ज्ञान और स्पिरिचुअलिटी सभी के लिए। तो ये लाइन इसके पहले का उत्तर है। डिफाइन द टर्म धर्म एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। जैसा कि पैसेज में डिस्क्राइब किया गया है, तो धर्म का क्या मतलब है। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म ये दिया गया, किसको रेफर करता है, विच रेफर टू द मोरल एंड इथिकल ड्यूटीज दैट गवर्न इंडिविजुअल बिहेवियर एंड सोशल हार्मनी। धर्म किसको डिफाइन किया गया, धर्म मोरल और इथिकल ड्यूटीज को रेफर करता है, नैतिक जो कर्तव्य उनको रेफर करता है, जो हमारे व्यवहार को और हमारी सोसाइटल हार्मनी को गवर्न करता है। यानी हमारे समाज और हमारे व्यवहार दोनों को नियंत्रित करने वाले जो मोरल और इथिकल वैल्यूज है, उनको रेफर करता है धर्म। तो देखो, ये धर्म का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ से लिखना है। धर्म रेफर्स, है ना, यहाँ से लिख सकते हो, विच हटा दो भले ही। तो यहाँ से ये दूसरे क्वेश्चन का उत्तर है धर्म का। नेम द थ्री फॉर्म्स ऑफ योगा मेंशन्ड इन टेक्स्ट। टेक्स्ट में योगा के तीन फॉर्म है। देखो, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, ये तीन फॉर्म है, तीनों के नाम लिखने हैं, भक्ति, कर्म और ज्ञान। ये तीसरे का उत्तर है। ठीक है, हाउ डू रिचुअल्स कंट्रीब्यूट। रिचुअल्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं टू इंडिविजुअल्स लाइफ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कि कोई रिचुअल्स है वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं किसी व्यक्ति के जीवन को, किसी व्यक्ति के जीवन में रिचुअल कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देखो, ये चौथे का उत्तर है, वो है, देखो रिचुअल्स क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ देखो, संस्कार, रिचुअल्स जिनको, देखो रिचुअल्स एंड सेरेमनीज जैसे संस्कार हैं, ये क्या करते हैं, टू प्योरीफाई, डिजाइन टू प्योरीफाई इंडिविजुअल एंड कनेक्ट देम विद द डिवाइन। रिचुअल्स क्या करते हैं, हमारी इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअलिटी को प्योरीफाई करते हैं और उनको डिवाइन के साथ जोड़ते हैं। ये चौथे का उत्तर है, रिचुअल्स। ठीक है, पांचवा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेडिटेशन एंशियंट हिंदू हिंदू प्रैक्टिसेज। एंशियंट हिंदू प्रैक्टिसेज है, उसमें मेडिटेशन का क्या महत्व है। तो देखो, ऊपर आया था मेडिटेशन, ये देखो प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, ये रहा। एक ही कंपोनेंट योगा, योगा का मुख्य कंपोनेंट है, अलाउज प्रैक्टिसर टू कल्टिवेट इनर पीस, क्लियरिटी, इनेबलिंग देम टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ। तो यहाँ से देखो, प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। ये क्या है, मेडिटेशन के महत्व को बताया गया है कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस है जो एक योगा का मुख्य कंपोनेंट है। ये प्रैक्टिस को कल्टीवेट करवाता है, शांति और क्लैरिटी, और उनको योग्य बनाता है अपनी कॉम्प्लेक्सिटी जो लाइफ की होती है, जो जीवन की जटिलताएं होती है, उनको नेविगेट करना, उनको हल करना, उसके लिए योग्य बनाता है। तो ये पांचों का उत्तर है। छठा देखो, अल्टीमेट गोल ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी एंशियंट हिंदू मिथोडोलॉजी। तो ये देखो, एंशियंट हिंदू मिथोडोलॉजी ऑफर्स ए कॉम्प्रेसिव गाइड टू लिविंग ए बैलेंस्ड एंड मीनिंगफुल लाइफ, इंटीग्रेटिंग इथिकल कंडक्ट, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड परस्यूट ऑफ नॉलेज। तो ये सभी इसका उत्तर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये छठे का उत्तर है। भी स्पिरिचुअल जर्नी का अंतिम गोल यही है कि ऐसी समझ जिससे बैलेंस्ड और मीनिंगफुल लाइफ हो, एक इंटीग्रेटिंग इथिकल व्यवहार हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो और ज्ञान का परस्यूट हो। ये सभी हिंदू मिथोडोलॉजी में बताया गया है। तो ये छठे का उत्तर है। सातवें देखो, सातवें में जो तीन शब्द दिए गए उनको बताना है। रेदर देन ए कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, कलेक्शन ऑफ पार्ट्स की बजाय क्या होता है, होल को कंसीडर करना। होल का मतलब होता है होलिस्टिक, होलिस्टिक ऊपर दिया गया है, होलिस्टिक संपूर्ण, होलिस्टिक का मतलब होता है संपूर्ण। होल को
पार्ट्स के बजाय होल को रेफर किया जाता है वो क्या होता है, होलिस्टिक होता है। और ये 8 और इसी को रिपीट किया गया है, तो यही इसका उत्तर है ना, होल को कंसिडर करना चाहिए। कनेक्टेड विद बिलीव्स वोट इज राइट एंड वोट इज रॉन्ग, है ना, वोट इज राइट वोट इज रॉन्ग, ये इस बिलीफ को जुड़ा हुआ क्या होता है, धर्म होता है। धर्म है जिसको क्या कहते हैं, क्या गलत है क्या सही है ये बताया जाता है ना, इस बिलीफ से कनेक्ट रहता है। दूसरा पैसेज देखो, नेम द टू टास्क दैट एआई सिस्टम कैन परफॉर्म, दो ऐसे कार्य बताओ जो एआई सिस्टम कर सकता है। तो देखो ये एआई क्या कर सकता है, एआई कर सकता है, देखो, विजुअल परसेप्शन, स्पीच रिकॉग्निशन, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ये मनुष्य की तरह है, जैसे मनुष्य की इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि क्या करती है, हम विजुअली परसेप्शन करते हैं, कोई चीज़ दिखती है उसको परसेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, स्पीच को हम पहचानते हैं, डिसीजन लेते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन करते हैं। एआई टेक्नोलॉजी यही सब कार्य करने लग जाएगी, तो ये टूल का कार्य करेगी, मुख्य टास्क करेगी। व्हाट डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कंट्रीब्यूट पर्सनल लर्निंग इन एजुकेशन, पर्सनल लर्निंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी, ये इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को पढ़ाएगी, एक एक स्टूडेंट्स को पढ़ाएगी। देखो पर्सनल लर्निंग, पर्सनल लर्निंग देखो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर वेयर सिस्टम अडेप्ट टू इंडिविजुअल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ पर क्या होगा कि सिस्टम अडेप्ट होगा, एआई सिस्टम अडेप्ट होगा इंडिविजुअल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की जो व्यक्तिगत आवश्यकता है उसके अनुसार पढ़ाया जाएगा। अब क्लास में तो कोई 40 स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है कि यो किसी को कोई आ रहा है कोई चीज़ कोई नहीं आ रही है, टीचर तो सभी को समान रूप से पढ़ाता है, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी क्या करेगी, सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार पढ़ाएगी, जोड़ नहीं आ रही तो जोड़ पढ़ाएगी, बाकी नहीं आ रही तो बाकी पढ़ाएगी ना। टू इथिकल कंसर्न एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ एआई, दो दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ही राइज हुए तो दो इथिकल कंसर्न, दो मुख्य ध्येय कौन से हैं, तो मुख्य ध्येय कौन से हैं जो एआई राइज होते ही, देखो ऑल्सो रेजेज इथिकल कंसर्न, ये दिया हुआ यहाँ पर। इथिकल क्वेश्चन कौन से हैं, जॉब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, प्राइवेसी इश्यूज आएगा, पोटेंशियल ऑफ बाइज डिसीजन मेकिंग, ये इश्यूज रेज होंगे, ये मुख्य कंसर्न रहेंगे, ये मुख्य मुद्दे रहेंगे। यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ती है तो मनुष्यों के जॉब चले जाएंगे, मनुष्यों की जो प्राइवेसी है वो चली जाएगी, और डिसीजन रहेगा वो बाइज्ड रहेगा, पक्षपातपूर्ण रहेगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्य कंसर्न है। रोल डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्ले इन फाइनेंस सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसा रोल प्ले करेगी, तो फाइनेंशियल सेक्टर में आर्टिफिशियल क्या करेगी, देखो मेडिकल असिस्ट करेगी, एआई यूज फॉर फ्रॉड डिटेक्शन है। देखो फाइनेंस में, इन फाइनेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज फॉर फ्रॉड डिटेक्शन, फाइनेंस में फ्रॉड को डिटेक्ट करेगी, एल्गोरिथम ट्रेडिंग यानी लंबी जो समीकरण है उनको तुरंत हल करेगी, इनहांसिंग इफिशियंसी एंड सिक्योरिटी, इफिशियंसी और सिक्योरिटी दोनों को बढ़ाएगी। तो ये मुख्य रोल रहेगा किसमें, फाइनेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। चौथा देखो सेल्फ गवर्निंग, सेल्फ गवर्निंग का यहाँ जो शब्द दिया गया है वो देखो ऊपर आया है इसका, सेल्फ गवर्निंग खुद को आत्म संतुलित करना, सेम्युलेशन, सेल्फ गवर्निंग सिमुलेशन, खुद को सेमुलेट करना, चेंज करना, सेल्फ गवर्निंग है ना। स्लो का ऑपोजिट तो फास्ट होता ही है, ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चन आंसर है। आगे देखो क्वेश्चन है, देखो तीसरा राइटिंग सेक्शन, बी सेक्शन ऑफ राइटिंग का है। यू आर रोहित और राधिका, तुम रोहित या राधिका हो, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ टैगोर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मथुरा, है ना, टैगोर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मथुरा के आप कल्चरल सेक्रेटरी हो। आपको नोटिस लिखना है सूटेबल फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड, अपनी स्कूल नोटिस बोर्ड को नोटिस लिखना है, गिविंग द डिटेल फॉर पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेंट की डिटेल देते हुए, इन ए कल्चरल प्रोग्राम टू बी ऑर्गेनाइज बाय योर स्कूल, आपकी स्कूल के द्वारा आयोजित किया जाने जो कल्चरल प्रोग्राम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसमें स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स की भागीदारी की डिटेल देते हुए आपको नोटिस बोर्ड पर एक सूटेबल नोटिस लिखना है कि भाई इस स्कूल में ये कार्यक्रम कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है। तो देखो मैंने लिख रखा है वो देखेंगे, ये देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले स्कूल का नाम, टैगोर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सबसे पहले स्कूल का नाम रहना चाहिए, टैगोर पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मथुरा। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए स्कूल का नाम,
फिर एक कोई सी तारीख लिख दो, किस दिन नोटिस लिख रहे हो, 6 मार्च 2025 को आप नोटिस लिख रहे हो। नोटिस शब्द को कैपिटल लेटर में लिखना है, उसको डबल अंडरलाइन भी कर सकते हो। फिर किस विषय पर नोटिस लिख रहे हो, सूचना किस विषय पर लिख रहे हो, कल्चरल प्रोग्राम की सूचना दे रहे हो स्टूडेंट्स को, तो ये टाइटल लिख दिया। अब क्या लिखना है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि कल्चरल प्रोग्राम इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, कि कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने जा रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ द एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन के अवसर पर कल्चरल प्रोग्राम होने जा रहा है। इन और स्कूल, हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन के अवसर पर, वार्षिक उत्सव के अवसर पर कल्चरल प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है, ये स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया है। ये सबसे पहले सभी लाइनों में ये लिखा जाता है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म, सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है, सूचित किया जाता है कि कल्चरल प्रोग्राम इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने जा रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ द एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन के अवसर पर, इन और स्कूल, हमारे स्कूल में। दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट, जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फॉर डांस, नृत्य के लिए, सॉन्ग्स गाने के लिए, स्पीच भाषण के लिए, या प्ले नाटक के लिए, गिव दियर नेम्स, वो अपने नाम दे, टू द अंडर साइंड, नीचे साइन की गए व्यक्ति को। तो यहाँ देखो ये अंडर साइन, कल्चरल सेक्रेटरी, गौर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कल्चरल सेक्रेटरी, है ना। तो इस प्रकार आप नोटिस लिख दो सुंदर से, है ना। मैंने छोटा और स्वीट आपके लिए बनाया है, तो आप इसको लर्न कर सकते हो। इसी प्रकार से किसी भी विषय पर आप नोटिस से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, अथवा में यू आर मोहित ऑफ 102 रणजीत नगर भरतपुर, यहाँ के निवासी हो, 102 नंबर घर रणजीत नगर भरतपुर के निवासी हो मोहित। यू वांट ए मैथ टीचर, तुम्हें मैथ टीचर की ज़रूरत है फॉर योर सन, अपने बेटे के लिए, हु इज़ क्लास 10 स्टूडेंट, जो काल 10वीं क्लास के स्टूडेंट है, उस बेटे के लिए आपको मैथ टीचर की ज़रूरत है। ड्राफ्ट ए सूटेबल एडवर्टाइजमेंट, एक बढ़िया एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है। इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स, जहाँ 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपकी रिक्वायरमेंट्स स्टेट करते हुए कैसा टीचर होना चाहिए, उस हिसाब से आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है, ठीक है। तो मैंने लिख रखा है, मैं आपको बताता हूँ, देखो ऐसे लिखना है। सिचुएशन वेकेंट, कॉलम का नाम है सिचुएशन वेकेंट, खाली यानी रिक्त स्थिति। आप खुद किसी जॉब में जाना चाहते हो तो सिचुएशन वांटेड होगा, और यदि आपके पास वैकेंसी है, वैकेंसी है तो सिचुएशन है वेकेंट, वैकेंसी भी कह सकते हो इसको। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, रिक्वायर्ड या वांटेड। रिक्वायर्ड ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड मैथ टीचर, इसमें रिक्वायर्ड है, आवश्यकता है एक अच्छे क्वालिफाइड, क्वालिफाइड होता है योग्य, ए वेल क्वालिफाइड अच्छे योग्य, योग्य, एंड वेल एक्सपीरियंस्ड, और एक अच्छे अनुभवी, अच्छे योग्य और अनुभवी मैथ टीचर की ज़रूरत है। फॉर ट्यूशन, ट्यूशन के लिए, फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, 10वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए, ट्यूशन के लिए एक मैथ टीचर की ज़रूरत है जो क्वालिफाइड हो और एक्सपीरियंसड हो। ये आपकी डिमांड है। कहाँ पर, इस जगह पर ज़रूरत है, 102 रणजीत नगर भरतपुर, है ना। ट्यूशन टाइम ये रहेगा, और ट्यूशन फीस ये रहेगी, ये आपने बताई दी, और ये आप कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए भी, ये है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं सिचुएशन वेकेंट में, है ना। सिचुएशन वेकेंट में हमेशा ऐसे ही शुरू होता है, रिक्वायर्ड ए वेल क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड, जो ज़रूरत है वो आबाद भी लिखना है, इसकी ज़रूरत है, टीचर की ज़रूरत है, या फिर मान लो कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है किस संस्था में, किस संस्था में ज़रूरत है वो फॉर लगा लिखना है, इस संस्था को ज़रूरत है। उसकी एज बतानी, इतनी एज का होना चाहिए, ये उसकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। यहाँ पर तो ट्यूशन के लिए बता दिया भाई, वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, एक्सपीरियंसड होना चाहिए, और ट्यूशन टाइम और फीस में ज़्यादा योग्यता वगैरह नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे आप सिचुएशन वेकेंट कॉलम का एडवर्टाइजमेंट है ईजिली लिख सकते हो आराम से। तो इसको लर्न करना है आपको, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, यू आर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ राजस्थान पत्रिका जयपुर। आप एक विशेष कॉरेस्पॉन्डेंट हो, आप एक विशेष पत्रकार हो, कॉरेस्पॉन्डेंट हो ने पत्रकार हो, ठीक है, राजस्थान पत्रिका जयपुर के। यू विटनेस द ट्रेन एक्सीडेंट, आपने एक ट्रेन एक्सीडेंट विटनेस की है एट गांधीनगर रेलवे स्टेशन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर आपने ट्रेन एक्सीडेंट को देखा है। वेयर ड्रेलमेंट ऑफ द ट्रेन टुक प्लेस, जहाँ पर ट्रेन का ड्रेलमेंट हुआ है, जहाँ ट्रेन पटरी से उतरी है। राइट ए रिपोर्ट इन 125 वर्ड्स, 100 से 125 शब्दों में रिपोर्ट लिखनी है। यू आर रोहन और राधिका, तुम रोहन या राधिका हो। तो आपको ये रिपोर्ट लिखनी है ट्रेन ड्रेलमेंट की, ट्रेन एक्सीडेंट की। तो देखो मैंने लिख रखी है, वहीं पर चलते हैं अपने वापस। ये देखो चौथा क्वेश्चन, सबसे पहले टाइटल देना है, ए ट्रेन ड्रेल्ड एट गांधीनगर स्टेशन, गांधीनगर स्टेशन पर ट्रेन ड्रेल हो गई। या फिर टाइटल दिया जाता है हंड्रेड्स ऑफ इंजर्ड इन ए ट्रेन ड्रेलमेंट,
ट्रेन डिरेलमेंट में सैकड़ों है वो घायल हो गए। या फिर ऐसे लिखते हैं 2 किल्ड एंड 50 इंजर्ड। कई बार ऐसे लिखा जाता है 50 इंजर्ड इन ट्रेन डिरेलमेंट में। तो एक टाइटल होना जरूरी है, जैसे अखबार में लिखते हैं। सिंपल सा कई टाइटल लिखते हैं ट्रेन एक्सीडेंट, वो भी सही है। अब देखो रिपोर्ट लिख रहे हो तो सबसे पहले रिपोर्ट में क्या आनी चाहिए, तारीख आनी चाहिए कोई सी, 26 मार्च या 25 मार्च या 2 मार्च, जो भी है, इसमें दी हुई नहीं है। अब देखो 2 डेज अगो, आप इस ये तारीख तो है, रिपोर्ट लिखनी है, उसमें आगे बता रहे हो यस्टरडे, 2 डेज अगो, लास्ट नाइट, जब भी कार्य हुआ है ना। 2 डेज अगो ए फास्ट रनिंग ट्रेन, ए तेज दौड़ रही ट्रेन वॉज ड्रेल्ड, ड्रेल हो गई, पटरी से उतर गई, फ्रॉम द रेलवे ट्रैक से उतर गई, एट गांधीनगर रेलवे स्टेशन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन गुजरात, एट 9 PM, 9 बजे। द ट्रेन वॉज रनिंग फ्रॉम बम्बई, ट्रेन वॉज कमिंग फ्रॉम बॉम्बे, ट्रेन कहाँ से आ रही है बता दे, मुंबई से आ रही थी। इट वॉज रनिंग फास्ट, तेज दौड़ रही थी, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल मिस्टेक, अब मिस्टेक बताना है, कोई टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी। द ट्रेन लेफ्ट द रेलवे ट्रैक, टेक्निकल मिस्टेक के कारण ट्रेन ने क्या हुआ, रेलवे ट्रैक छोड़ दिया। 4 बोगीज टर्न, और 4 डिब्बे थे वो टर्न हो गए, पलट गए। पीपल गेदर्ड देयर, बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हुए। हेल्प्ड पैसेंजर्स, और पैसेंजर्स की हेल्प की, टू गेट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से उतरने में। रेलवे पुलिस ऑल्सो रीच्ड, रेलवे पुलिस भी पहुंची थी वहाँ विद इन मिनट्स, थोड़े ही मिनटों में। द इंजर्ड वन, जो घायल थे, वर एडमिटेड, उनको एडमिट कराया गया इन द हॉस्पिटल में। एन इंक्वायरी कमेटी वॉज सेटअप, एक इंक्वायरी कमेटी को सेटअप किया गया टू इन्वेस्टिगेट करने के लिए द कॉज ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का कारण जानने के लिए भी, कैसे एक्सीडेंट हुई। इट इज़ रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट किया गया, देयर वॉज नो लॉस ऑफ लाइव्स, ये रिपोर्ट किया गया भी कोई जनहानि नहीं हुई, नो लॉस ऑफ लाइव्स, कोई जनहानि नहीं हुई, बट हंड्रेड्स ऑफ इंजर्ड, किंतु सैकड़ों घायल हो गए। ठीक है, आगे है इसके अथवा में कंप्यूटर एजुकेशन पर है। देखो इसके अथवा में दे रखा है, राइट ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक कंप्यूटर एजुकेशन इज नीड ऑफ द प्रेजेंट डे। इस पर टाइप ये लिखना है पैराग्राफ कि कंप्यूटर एजुकेशन है वो प्रेजेंट टाइम की ज़रूरत है। तो कैसे लिखोगे, देखो आप, कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है, इस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो सिंपल सा है, देखो कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स ऑफ साइंस, कंप्यूटर है वो साइंस के जितने भी गिफ्ट्स हैं उनका सबसे अच्छा गिफ्ट है कंप्यूटर। इन मॉडर्न एज, आधुनिक एज में कंप्यूटर इज यूज्ड एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ, आधुनिक क्षेत्र में कंप्यूटर यूज होता है एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में। इट इज़ यूज्ड इन स्कूल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, एयरपोर्ट्स एंड एवरी ऑफिस। कंप्यूटर यूज होता है स्कूलों में, होटलों में, भोजनालयों में, हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, एयरपोर्ट में, हर ऑफिस में। ठीक है, हर जगह यूज होता है। कंप्यूटर मेड और लाइफ इजी एंड बर्डन लेस, कंप्यूटर ने हमारे जीवन को इजी बना दिया है और बर्डन लेस, भार रहित बनाया है। वोट द ह्यूमंस टेक ओवर्स टू डू, जो कार्य ह्यूमंस लेते हैं ओवर्स, घंटे, टू डू करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए घंटे लेते हैं, द कंप्यूटर डू इट इन सेकेंड्स, कंप्यूटर उस कार्य को सेकेंडों में कर देता है। वी आर लिविंग इन एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम साइंस और टेक्नोलॉजी की एज में रह रहे हैं। सो विदाउट कंप्यूटर एजुकेशन, इसलिए बिना कंप्यूटर एजुकेशन वी सेल लेग्ड बिहाइंड द वर्ल्ड, हम संसार में पीछे रह जाएंगे। सो दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, ये इस टाइम की ज़रूरत है। नीड ऑफ द आवर का मतलब होता है इस समय की ज़रूरत है, कंप्यूटर समय की ज़रूरत है। द गवर्नमेंट शुड मेक कंप्यूटर एजुकेशन कंपल्सरी इन एवरी स्कूल, गवर्नमेंट को देखो कंप्यूटर एजुकेशन वो कंपलसरी कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को, ये इसके अथवा में था। आगे देखो 500 क्वेश्चन लेटर का है, राइट लेटर टू द एडिटर, एडिटर को पत्र लिखना है, दैनिक भास्कर एडिटर को, अबाउट चाइल्ड लेबर इन इंडिया, भारत में चाइल्ड लेबर है उसके बारे में आपको दैनिक भास्कर को, एडिटर को लेटर लिखना है, दैनिक भास्कर जो प्रकाशक है उसको लिखना है। सजेस्ट वोट गवर्नमेंट शुड डू अबाउट इट, चाइल्ड लेबर के बारे में लिखना है और ये सजेस्ट करना है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये लेटर है एक प्रकार का। तो देखो कैसे लिखना है, ये अथवा में दे रखा है, इसको यहाँ देखो लिखा रखा है मैंने। सबसे पहले क्या लिखना है, खुद का एड्रेस, लेटर में कोई सा भी खुद का एड्रेस लिखाता है। 6 मार्च 2025 ये तारीख लिख दी। द एडिटर राजस्थान पत्रिका लिख दिया। सब्जेक्ट क्या है, चाइल्ड लेबर, बाल श्रम। ठीक है, इस विषय पर लिख रहे हो आप। डियर सर, ये संबोधन है एडिटर को। थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपके अखबार के कॉलम्स के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट का ध्यान में ड्रॉ करना चाहता हूँ टूवर्ड द प्रेवेलेंट चाइल्ड लेबर इन इंडिया, भारत में जो प्रेवेलेंट चाइल्ड लेबर है, प्रेवेलेंट प्रचलित है,
भारतीयों जो बाल श्रम प्रचलित है उसकी तरफ मैं गवर्नमेंट का ध्यान लाना चाहता हूँ। आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत के 75 वर्षों बाद भी देयर आर हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन, सैकड़ों बच्चे हैं स्टिल वर्किंग, अभी भी काम कर रहे हैं, इन फार्म्स, खेतों में, फैक्ट्रीज, उद्योगों में, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में उद्योगों होता है फैक्ट्री, एंड माइंस और खानों में, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल से नीचे अभी भी बच्चे हैं 75 साल के बावजूद भी कार्य कर रहे हैं। इफ़ द लॉ आर इन्फोर्स्ड, यदि कानून को फोर्स किया जाए, दे कैन बी गेट आउट, उनको गेट आउट किया जा सकता है फ्रॉम देयर, वहाँ से, एंड गिवन ए स्टैंडर्ड लाइफ, और एक अच्छी जीवन उनको दिया जा सकता है। थैंक यू योर्स फेथफुली, ये आपने विचार दे दिए। तो इस प्रकार अपने लेटर लिख सकते हैं एडिटर को चाइल्ड लेबर के बारे में। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन इसके तो हमें, यू आर मोहन और मोनिका, तुम मोहन या मोनिका हो, यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैथ टीचर इन ए भगत सिंह पब्लिक स्कूल अजमेर, भगत सिंह पब्लिक स्कूल अजमेर में मैथ टीचर की पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट आपने देखा है। लेटर लिखना है उस एडवर्टाइजमेंट के रिस्पॉन्स में भी, जो मैथ टीचर की पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट देखा उसकी रिस्पॉन्स में आपको लेटर लिखना है, उसके प्रत्युत्तर में, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर, पोस्ट ऑफ ए टीचर के लिए, उस टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हुए लेटर लिखना है। इनक्लोज योर सीवी, आपकी जो सीवी है, पर्सनल डिटेल है, वो भी इनक्लोज करनी है। तो कैसे लिखना है देखो, आगे चलते हैं। ये देखो लेटर लिखा है, सबसे पहले खुद का एड्रेस ये दे दिया 125 स्टेशन रोड अजमेर, फिर आपको एक तारीख लिखनी कोई सी भी, प्रिंसिपल, स्कूल में आप लिख रहे हो तो प्रिंसिपल लिखा जाएगा, प्रिंसिपल भगत सिंह पब्लिक स्कूल अजमेर, सब्जेक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मैथ्स टीचर, मैथ टीचर की पोस्ट के लिए लिख रहा हूँ। डियर सर, प्रिय सर, आई सा योर एडवर्टाइजमेंट, मैंने आपका विज्ञापन देखा, फॉर द वेकेंट पोस्ट ऑफ मैथ टीचर, वेकेंट पोस्ट ऑफ ए मैथ टीचर का विज्ञापन देखा, इन टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में। आई ऑफर सेम कैंडिडेचर फॉर दिस पोस्ट, मैं यही कैंडिडेचर, कैंडिडेट योग्यता, मैं यही कैंडिडेचर योग्यता ऑफर करता हूँ इस पोस्ट के लिए, यानी जो पोस्ट की योग्यता है वो योग्यता मैं ऑफर करता हूँ। इफ़ यू गिव मी ए चांस, यदि तुम मुझे चांस देते हो, एक अवसर यदि मुझे देते हो काम करने का, आई सेल सर्व योर कंसर्न, में आपके इस कंसर्न को, आपके ध्येय को पूरा करने का प्रयास करूंगा। माई डिटेल्ड सीवी आर, मेरी डिटेल्ड सीवी यानी पर्सनल डिटेल वो ये है, नाम लिख दो कोई सा भी आप, XYZ जो भी है, ABCDEF जो भी है, अपना पर्सनल आप नाम लिखते हो, अपने कोई सी डेट ऑफ बर्थ लिख दो, है ना, आप अपना एड्रेस लिख दो कोई सा भी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन MA एंड BEd, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख दी। थैंक यू योर्स फेथफुली, ये फॉर द पोस्ट ऑफ वैकेंट, ये पक्का आने वाला है, इस प्रकार के लेटर वैकेंट पोस्ट वाला पक्का आने वाला है। तो एक लेटर को याद कर लो, फिर वैसे ही दूसरे लेटर लिखे जाएंगे, पोस्ट चेंज रहती है हमेशा ही, कंप्यूटर ऑपरेटर लिख रहे हो तो कंप्यूटर ऑपरेटर लिख दो टीचर की जगह, तो हर जगह अलग अलग वो पोस्ट अलग होती है, बाकी लेटर की जो शब्दावली है वोकेबलरी यही रहती है। आगे देखो, इसके आगे ग्रामर दी हुई है, तो ग्रामर सोल्व करते हैं बहुत ही ईजिली। देखो ग्रामर के मेरे पूरी पॉडकास्ट बनाई हुई है, वीडियो बनाई हुई, बहुत अच्छी तरह समझाए हो, तो आप ग्रामर समझना चाहते हो तो मेरे वीडियो देख सकते हो आप सर्च करके चैनल से। देखो सेंटेंस को ज्वाइन करना है दिए गए शब्द से, द सन राइजेज इन द ईस्ट, माई टीचर टोल्ड मी, तो सिंपल सा है, माई टीचर टोल्ड मी, आगे लगाना है डेट, और ये वाक्य इसके बाद लिखना है, डेट के बाद क्या लिखना है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज इन द ईस्ट, टीचर ने बताया, माई टीचर टोल्ड, मेरे टीचर ने मुझे बताया, डेट की, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सेम ही रहता है, जोड़ना है तो इस वाक्य को बाद में लिखना पड़ेगा। ऑफिसर वांट टू गिव ए पार्टी, हिज सन इज ए डॉक्टर, ऑफिसर पार्टी देना चाहता था, हिज सन इज डॉक्टर, उसका बेटा डॉक्टर है, तो यहाँ ऑफिसर के लिए क्या यूज हुआ है, हिज यूज हुआ है ना, रिलेटिव क्लोज से जुड़ा है। तो आपको क्या करना है, इस हिज की जगह हिज को हटाकर हुज लगाना है और दोनों को जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है, मैं नीचे जोड़ के दिखाता हूँ। देखो द ऑफिसर, अब ऑफिसर के लिए हिज आया है तो ये जो वाक्य है वो ऑफिसर के बाद आएगा, ऑफिसर हुज सन, ऑफिसर हुज सन इज ए डॉक्टर, ऑफिसर जिसका बेटा डॉक्टर है, वॉन्ट्स टू गिव ए पार्टी, कोमा लगा लिखना है, वॉन्ट्स टू गिव ए पार्टी, बस सिंपल सा है, ये है छठे का दूसरा। आगे देखो, कंबाइन द सेट ऑफ सेंटेंसेज इनटू वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में कंबाइन करना है, ही कैन नॉट बाय ए स्कूटर, ही इज वेरी पुअर,
वह स्कूटर बाय नहीं कर सकता, बहुत गरीब है। इन्फिनेटिव का यूज करना है दोनों को यूज करने के लिए, तो ऐसे इन्फिनेटिव यूज करेंगे। सातवें का पहला ये ऐसे लिखा जाएगा, ही इज टू पुअर। टू का मतलब होता है इतना गरीब है, टू बाय ए स्कूटर, यानी वो इतना गरीब है कि स्कूटर खरीद नहीं सकता। देखो टू टू से कब जोड़ा जाता है, इन्फिनेटिव के टाइम में टू टू से हम जोड़ सकते हैं जब पहले वाक्य में वेरी या मच हो, दूसरे वाक्य में कैन नॉट कुड नॉट आए, तो वेरी या मच की जगह टू लगा दो पहला, और कैन नॉट कुड नॉट तक वाक्य हटा कर टू लगा दो, तो ये हो जाएगा ही इज टू पुअर, वो इतना पुअर है टू बाय ए स्कूटर, कि वो स्कूटर खरीद नहीं सकता। ठीक है, थोड़ा रेड ले लेते हैं पेन। ठीक है, अब देखो अगला, सोनू बोट ए बुक, सोनू ने किताब खरीदी, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है आपको। तो यहाँ देखो सोनू ने किताब खरीदी, और किताब के लिए दूसरे वाक्य में क्या आया, इट आया, तो ये इट हटा दो, और इसके लिए कंजक्शन विच लगेगा, क्योंकि वो किताब के लिए निर्जीव है, तो क्या आएगा, विच है। तो ये हो जाएगा सोनू बोट द बुक, सोनू ने किताब खरीदी, विच जो किताब, वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वॉज ए वेरी इंटरेस्टिंग, जो किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसे लिखना है अपने को। ठीक है, ये रिलेटिव कंजक्शन है, पहले वाक्य में निर्जीव चीज है, उसका प्रोनाउन दूसरे वाक्य में है इट, तो इसको इट को हटाना है और उसकी जगह विच लगाना है और दोनों को जोड़ देना है। आगे देखो फ्रेजल वर्ब है, आई एम सॉरी बिकॉज माई फादर्स कार ब्रोक डाउन, मैं बहुत दुखी क्योंकि मेरे पापा की कार है वो ब्रोक डाउन का होता है अचानक रास्ते में खराब हो जाना, वाहन वगैरह रास्ते में खराब होते हैं उसको लेके ब्रोक डाउन यूज किया जाता है। ब्रोक ऑफ होता है छुड़ा के भाग जाना, तोड़ के भाग जाना, जैसे स्केप, चोर वगैरह होते हैं, रॉबर्स वगैरह होते हैं, जेल से भाग जाते हैं, उसको ब्रेक ऑफ यूज किया जाता है। ही डिडंट वेल इनफ टू सन्स एंड ए डॉटर ऑन द ओन, ब्रिंग अप, यानी वो अच्छी तरह से ब्रिंग अप नहीं कर पाएगी, पालन पोषण नहीं कर पाई, तो ब्रिंग अप लगाया जाएगा कि ही डिड वेल इनफ, उसने अच्छी तरह से ब्रिंगिंग अप किया टू सन्स और ए डॉटर का। ब्रिंग डाउन का अर्थ है कम करना, कट डाउन, किसी मूल्य वगैरह कम किया जाता है उसको ब्रिंग डाउन किया जाता है। यहाँ अपने दो बेटों और बेटी को पालन पोषण के लिए आया है, तो ब्रिंग अप हो जाएगा। रोहन टोल्ड हिज फ्रेंड मोहन, रोहन ने अपने फ्रेंड मोहन को बताया, वाइल ही वॉज गोइंग टू स्कूल, जो स्कूल जा रहा था। तो यहाँ देखो बताया नहीं है, यहाँ पर रोहन के बाद यहाँ गेप रिक्स्ता ने दिया नहीं, गलती से रह गया है, तो क्या आएगा, रोहन कम अक्रॉस हिज ओल्ड फ्रेंड मोहन, रोहन है वो अपने फ्रेंड मोहन से मिला, कम अक्रॉस का मतलब अचानक मिला, वाइल ही वॉज गोइंग टू स्कूल, जब स्कूल जा रहा था तो अचानक मिला, है ना, तो कम अक्रॉस यूज होगा, रोहन है वो अपने फ्रेंड से मिला, तो यहाँ पर रिक्त स्थान था, यहाँ पर कम अक्रॉस यूज करना है। आगे देखो कंजक्शन यूज करना है रिक्त स्थान में, यू मे नीड माई हेल्प, तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी, ही इज़ न्यू हियर, क्योंकि उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी क्योंकि वह यहाँ नया है। यहाँ पर देखो नया है, ज़रूरत होगी, नया है, यहाँ पर सो का यूज नहीं होगा, सो रिजल्ट बताने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर एज का यूज किया जाएगा, जैसा कि वो यहाँ नया है ना, तो एज यूज किया जाएगा, सो यूज नहीं होगा, है ना। गिव मी ए नॉवेल और ए स्टोरी बुक टू रीड, या तो मुझे नॉवेल दो या स्टोरी बुक दो, तो ये दोनों से पहले आइदर का यूज होगा, आइदर गिव मी ए नॉवेल, या तो मुझे नॉवेल दो और ए स्टोरी, या फिर स्टोरी बुक दो, तो आइदर यूज होगा, क्योंकि और यूज हुआ है, नोर के साथ नाइदर होता है, आइदर और आया तो इसके साथ क्या यूज होगा, आइदर। टी इज हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, टू हॉट, दूसरे वाक्य में टू आया ना, तो पहले में क्या आएगा, टू टू, टू इज टू हॉट, चाय इतनी गर्म है मेरे लिए, टू ड्रिंक, में ड्रिंक नहीं कर सकता, तो टू आएगा इसमें। ठीक है, तो ऐसे अपने इन कंजक्शंस का यूज कर सकते हैं। और पूरे वीडियोस को यदि देखना है, समझना है ग्रामर को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल आगे वीडियोस मेरे दिए हैं उसको देख सकते हो। सेक्शन डी जो क्या है आपके लेसन्स में से है, पाठों से लिया गया है, तो चलते हैं, देखो सेक्शन डी क्या है, वोट वर द फार्मर्स फोर्स टू ग्रो ऑन देयर लैंड, फार्मर्स फोर्स हुए थे क्या ग्रो करने के लिए, इंडिगो ग्रो करने के लिए, तो बहुत ही सिंपल है, इसका उत्तर है चंपारण के किसान थे वो इंडिगो ग्रो करने के लिए फोर्स किया गया था, 1/3 भाग 1/20 पार्ट में।
ठीक है। वो टाइप ऑफ प्रोटेस्ट डिड गांधी एडवोकेट ड्यूरिंग द चंपारण मूवमेंट, चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी ने कौन सा मूवमेंट को एडवोकेट किया था? वायलेंट नहीं, नॉन वायलेंट मूवमेंट को उसने एडवोकेट किया था गांधी ने। नॉन वायलेंट मूवमेंट थे गांधी के पूरे अहिंसा वाले। व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ द गांधीज विजिट टू चंपारण, चंपारण में गांधी की विजिट का प्राइमरी गोल क्या था? क्या करना? स्टेबलाइज न्यू फार्मिंग टेक्निक नहीं, नेगोशिएट ब्रिटिश प्लांटर्स, इन्वेस्टिगेट फार्मर्स प्लाइट, ये था कि भी फार्मर्स के दुख है उनका क्या कारण है, उनको इन्वेस्टिगेट करना, पता लगाना उसका, ये पहला कारण था जाने का, चंपारण जाने का। वोट सिग्निफिकेंट आउटकम रिजल्टेड फ्रॉम द चंपारण मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट से महत्वपूर्ण रिजल्ट है वो क्या रिजल्ट हुआ? किसानों को छोड़ने के लिए बाध्य किया, ब्रिटिश अथॉरिटीज एबल टू सप्रेस द मूवमेंट, रिफॉर्म्स वर मेड इन इंडिगो फार्मिंग सिस्टम, गांधी डिसाइडेड नहीं, रिफॉर्म हुए थे, यानी चंपारण मूवमेंट का जो आउटकम निकला था तो गांधी ने रिफॉर्म करवाए थे, सुधार करवाए थे इंडिगो फार्मिंग सिस्टम में। वो डज द वर्ड प्लाइट मीन, प्लाइट का मतलब होता है डिफिकल्ट टाइम, दुख है ना, डिफिकल्ट टाइम। ऑपोजिट ऑफ द वर्ड चैरिटेबल, चैरिटेबल का मतलब होता है दान योग्य, है ना, ओप्रेसिव इसका उल्टा है ना, ठीक है। अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर है जो इजीली आप कर सकते हो, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर छोटे ही उत्तर बताऊंगा, ज़्यादा जगह नहीं है पर। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर एंड दैट ऑफ द डॉटर, डॉटर और जो आयरन मास्टर थे, है ना, तो उन दोनों का कैरेक्टर क्या था? उनमें कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा अंतर था। डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर वॉज ए, द डॉटर वॉज very kind and sympathetic, बहुत ही sympathetic थी। she changed the behavior and nature of the peddler, peddler का अपने उसने व्यवहार ही चेंज कर दिया। peddler तो पहले घुमक्कड़ था लेकिन उसके बाद उसने पूरा चेंज कर दिया था। आयरन मास्टर वॉज वेरी cruel, बहुत ही निर्दयी था, है ना। when he found out the peddler was नॉट हिज एक्यूटेंस, उसने फाउंड किया कि भी पेडलर उसका एक्यूटेंस नहीं था तो वो तुरंत घर से बाहर निकालना चाहता था लेकिन बेटी ने नहीं निकालने दिया। तो ये है। वोट वॉज द डगलस फियर, डगलस फियर्ड फ्रॉम वाटर, डगलस का फियर था वाटर से। वेन ही वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, 11 और 12 ईयर्स ओल्ड, ही वॉज ड्राउन्ड इन द YMCA पुल, उसको YMCA पुल में ड्राउन किया गया। आफ्टर दैट ही वॉज ऑलवेज टेरराइज्ड विद वाटर, इसके बाद वो हमेशा ही टेरराइज्ड रहता था। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने पानी के भय को कैसे जीता? वेरी सिंपल, ही टुक एन इंस्ट्रक्टर, उसने एक इंस्ट्रक्टर लिया था पानी के भय को जीतने के लिए। एंड प्रैक्टिस्ड 4 days इन ए 5 days इन ए वीक, सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस की थी। ईच डे एन आवर, और हर दिन 1 घंटे प्रैक्टिस की थी। इंस्ट्रक्टर क्या करता था? पुट ए बेल्ट अराउंड हिम, उसके चारों ओर बेल्ट लगाता, एंड अटैच्ड ए रोप, और रोप अटैच करता उस बेल्ट से, दैट रन ओवर एन ओवरहेड केबल पुली, पुली के ऊपर से निकलती थी वो रस्सी, और वो पुली केबल के लगी हुई थी। तो बाय दिस ही प्रैक्टिस्ड हिम, उसको प्रैक्टिस करवाई। आफ्टर मंथ्स, महीनों बाद, ही स्लोली एंड सर्टनली शेड हिज फियर्स, धीरे धीरे उसने अपने फियर को शेड किया, छोड़ दिया, है ना। वोट वर्ड्स ऑफ एम हमेल, मिस्टर हमेल, एम हमेल है, मिस्टर हमेल नहीं है वैसे ये, वर द थंडर स्टॉर्म टू फ्रेंच, फ्रेंच के लिए कौन से शब्द थंडर क्लेप थे? एम हमेल ने कहा था कि जर्मन विल बी टॉट, जर्मन विल बी टॉट, कि जर्मन पढ़ाई जाएगी फ्रॉम टुमारो, टुमारो से, टुमारो से जर्मन पढ़ाई जाएगी, ये एम हमेल ने कहा था, है ना। बिकॉज द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम द जर्मनी, जर्मनी से ऑर्डर आ चुके हैं। सो दीज वर्ड्स वर रियली थंडर क्लेप टू द फ्रेंच, फ्रेंच के लिए शब्द वास्तव में थंडर क्लेप थे कि जर्मन पढ़ाई जाएगी आज के बाद। वॉट डज द गार्बेज मीन टू द एल्डर्स, बड़ों के लिए गार्बेज का क्या मतलब था? एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए गार्बेज का क्या मतलब था सीमापुरी में? तो सीमापुरी में फॉर एल्डर्स गार्बेज इज गोल्ड फॉर देम, बड़ों के लिए गार्बेज उनके लिए गोल्ड था। इट इज़ द ब्रेड, डेली ब्रेड, ये उनकी डेली ब्रेड थी। इट इज़ द रूफ ओवर दियर हेड, और ये जो कचरा था वो उनके घरों, उनकी छत पर था,
उनके सिर पर छत थी, यानी कचरा उनके लिए सब कुछ था, बड़ों के लिए। बट फॉर चिल्ड्रन द गार्बेज इज रेप्ड इन ए सरप्राइज। बच्चों के लिए तो कचरा क्या था, रेप्ड, लपेटा हुआ था, इन सरप्राइज, आश्चर्य में। दे सर्च द मनी रुपीज इन द गार्बेज, कचरे में वो रुपये खोजते थे, है ना। तो बच्चों के लिए सरप्राइज में लिपटी हुई चीज़ थी, और बड़ों के लिए कचरे का मतलब था गोल्ड। दे हैड द गोल्ड बिकॉज कचरा गिव्स एवरीथिंग देम। वो कचरे को कलेक्ट करते थे और बेचते थे। तो गार्बेज इज एवरीथिंग फॉर देम, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, इट इज़ रूफ ओवर देयर हेड। ठीक है। अब ये स्टेंजे दिए हुए हैं, इनका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना है। पहला लाइन, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिली रेक माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई सेड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये पहली पोइम है आपकी माई मदर एट 66 कमला दास की, उस पोइम से ये स्टेंजा लिया गया है। तो वो चाइल्डहुड फियर के बारे में बात कर रही है, और जो कोचीन एयरपोर्ट है वहाँ पर जाते टाइम उसने सिर्फ इतना ही कहा कि सी यू सून अम्मा, और उसके बाद सिर्फ स्माइल ही की थी। तो इसको कैसे अपने इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे, देखो इसको थोड़ा सा मैंने बना रखा है, वो आपको बताता हूँ। देखो कोई भी आपको एक्सप्लेनेशन करना हो किसी भी लाइन का, तो सबसे पहले आपको लिखना है रेफरेंस। रेफरेंस में लिखनी है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम माई मदर एट 66, एट सीधा ही कर दो 66, ठीक ना। इट इज़ रिटन बाई कमला दास, ये कमला दास के द्वारा लिखी गई है। अब अलग अलग कोई सी पोइम्स को पहचानना है कि कौन सी पोइम से ये रेफरेंस, ये 1 नंबर का है। कॉन्टेक्स्ट में लिखना है कि इस पोइम में क्या कहा गया। तो इन दिस पोइम द पोइट सेज कवियत्री कहती है कि सी हैड चाइल्डहुड फियर, शी हैड ए चाइल्डहुड फियर दैट हर मदर में डाई, उसकी मम्मी डाई हो सकती है, मर सकती है ना। तो ये उसका बचपन का भय था, है ना। ठीक है, इतना इतना लिख दिया, इस बारे में बात करती है ना। एंड शी इज गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट और जा रही है ना। एक्सप्लेनेशन में लिखना है इन दीज लाइन्स द पोइट सेज, इन लाइनों में कवियत्री कहती है। अभी इन लाइनों में क्या कहती है, आप यदि और कुछ नहीं बताना चाहते तो कम से कम ये जो लाइनें दी हुई है उन्हीं लाइनों को आप लिख दो, तो ये आपके पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। वैसे इसमें एक्सप्लेनेशन क्या होगा, इन दिस लाइन द पोइट सेज दैट शी वाज गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट, हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी मम्मी उसके पास बैठी थी। एंड शी हैड द फियर्स दैट हर मदर इज़ वेरी ओल्ड एंड शी मे डाई एट एनी टाइम, क्योंकि किसी भी टाइम में जा सकती है। सो एट द एयरपोर्ट टू मोटिवेट हर टू गिविंग मोरल स्ट्रेंथ देने के लिए शी स्माइल्ड एट हर, वह उस पर मुस्कुराती है। तो ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो तो कम से कम वही लाइनें लिख दो कम से, है ना। तो ऐसे आप लिख सकते हो। इसके अथवा में क्या है, अथवा में दूसरी पोई में while greedy good doers beneficent beasts of prey swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them while of their wits out of their wits, and by teaching them how to sleep and they sleep all day destroy their sleeping at night in ancient way। तो देखो ये है रोड साइड स्टैंड वाली पोइम से स्टेफन स्पेंडर ने लिखा था। ये पोइम कहाँ से लिखी है, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड से ये पोइम ली गई है, पोइम से ये स्टेंजा लिया गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, स्टेफन स्पेंडर ने इसको लिखा है। तो आप रेफरेंस में ले सकते हो, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रोड साइड स्टैंड, इट इज रिटन बाय स्टेफन स्पेंडर। फिर कॉन्टेक्स्ट में लिखना है इन दिस पोइम, इस पोइम में द पोइट टॉक्स अबाउट द पुअर पीपल ऑफ विलेज, गांव के गरीब लोगों के बारे में बात करते हैं। दैट दे वर पुट अप द स्टैंड टू सेल देयर गुड्स, अपने सामान को बेचने के लिए खड़े हुए हैं। बट the city good doers will not purchase their goods, they will purchase their whole things, whole इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि वो उसका सामान नहीं खरीद रहे हैं बल्कि उनकी पूरी जो ज़मीन वगैरह हैं वो उनको खरीदे रहे हैं। ये आप कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हो। फिर एक्सप्लेनेशन में लिखना है इन दीज लाइन्स द पोइट सेज, इन लाइनों में कभी कहता है, क्या कहता है वो ये लाइनें लिख दो। ठीक है, तो ऐसे आप व्याख्या कर सकते हो सिंपली। आगे है डिस्क्राइब द टाइगर क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर एंड वो ट्रेड्स ऑफ टाइगर डू हर टाइगर्स रिवेल। टाइगर्स
को डिस्क्राइब करना है जो आंट जेनिफर ने क्रिएट किए थे। व्हाट ट्रेट ऑफ टाइगर्स डू हर टाइगर्स रिवेल। देखो टाइगर जो आंट जेनिफर में क्रिएट किए उनको डिस्क्राइब करना है। तो टाइगर्स विच आंट जेनिफर क्रिएट वॉज वेरी या आर वेरी ब्रेव। वो टाइगर बहुत ही ब्रेव है। दे आर नोट टेरराइज्ड। वो टेरराइज्ड नहीं है, वो ड्रेव नहीं है, टेरराइज्ड बाय द मेन, आदमी के द्वारा, बाय ह्यूमंस, मनुष्यों के द्वारा, वो टेरराइज्ड नहीं है ना। दे आर फियरलेस, वो फियरलेस है। एंड शाइनिंग, चमक रहे हैं। फियरलेस हैं और शाइनिंग है, बिल्कुल चमक रहे हैं। सो दीज ट्रेड्स आर टोटली अगेंस्ट द आंट जेनिफर। ये जो ट्रेड्स हैं टाइगर के, दे आर टोटली अगेंस्ट आंट जेनिफर। आंट जेनिफर के ट्रेड से बिल्कुल अलग है। सी इन कॉन्ट्रास्ट, वो उसके उल्टे कैसी थी? सी वॉज इन कॉन्ट्रास्ट वेरी मीक एंड वेरी टेरराइज्ड। वो बहुत ही विनम्र और बहुत ही टेरराइज्ड थी, है ना। तो जानवर जो टाइगर्स वो बना रही थी, वो टाइगर्स बड़े ब्रेव थे। दे आर नॉट टेरराइज्ड बाय ह्यूमंस, आर नॉट लगाना है। दे आर नॉट टेरराइज्ड, वो ड्रेव नहीं थे ह्यूमंस के द्वारा। दे आर फियरलेस, वो फियरलेस हैं और शाइनिंग, बिल्कुल टोपाज की तरह चमक रहे हैं। तो ऐसे टाइगर वो बना रही थी। वॉट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट? कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया क्या है? कीपिंग क्वाइट में पोइट बात करती है, कवित्री कहती है कि वी शुड कीप क्वाइट एंड पॉन्डर वॉट वी आर डूइंग। कवित्री कहती है कि हमें रुकना चाहिए और हमें विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। इसमें सेंट्रल आइडिया है द पोइटेस, कवियत्री गिव्स द इम्पोर्टेंस, महत्व देती है। गिव्स यहाँ से लिख रहा हूँ, इम्पोर्टेंस फॉर ए शॉर्ट पोज। एक शॉर्ट पोज की शॉर्ट पोज, छोटी जो पोज होती है उसका इम्पोर्टेंस दे रही है ना। इसमें सेंट्रल आइडिया ये एक पोइटेस गिव्स द इम्पोर्टेंस फॉर ए शॉर्ट पोज। शॉर्ट पोज, छोटी पोज का वो इम्पोर्टेंस दे रही है, महत्व दे रही है। कवित्री कह रही है वी शुड स्टॉप और एक्टिविटीज, हमें एक्टिविटीज रोकनी चाहिए एंड थिंक, और सोचना चाहिए वॉट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, है ना। वो मोमेंट, रुकने वाला मोमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वॉट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स? किस कारण मनुष्य अपने जीवन को प्रेम करता है ट्रबल्स और सफरिंग्स के बावजूद भी? बिकॉज ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, वस्तु के सौंदर्य के कारण। किस कारण? बिकॉज ऑफ ए थिंग ऑफ ए ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी की वजह से हम इतनी परेशानियों के बावजूद भी अपने जीवन से प्रेम करना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते हैं। क्यों? बिकॉज द थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स द ब्यूटीफुल ड्रीम, स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स देती है। वी वांट टू लॉस्ट इन, वी रिमेन लॉस्ट इन द थिंग्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीज़ों में हम खोए रहते हैं, है ना। तो उस वजह से हम मरना नहीं चाहते, यही पृथ्वी पर बने रहना चाहते हैं। वाई एज द पोइट ब्रोट द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रन? कवियत्री है वो क्यों लाई, कवियत्री ने क्यों लाई इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रन, एक प्रसन्नचित बच्चों की छवि क्यों लेकर आई कवियत्री? स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम से, अपने घरों से बाहर निकलते हुए। बिकॉज, क्योंकि द पोइट, पोइट फील्स सैड बाय सीइंग, फील सोरोफुल एंड सैड बाय सीइंग हर मदर। अपनी मम्मी को देखकर उसे बड़ा दुख हो रहा था, अरे मदर। सो दुख हो रहा था, सो पुट दीज थॉट अवे, सो पुट दीज सैडफुल थॉट्स, सैडफुल थॉट्स, इन सैडफुल थॉट्स को दूर करने के लिए शी लुकड आउट ऑफ द विंडो, शी लुकड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखा। जो अपने बुरे विचार थे, उन बुरे विचारों को, अपनी मम्मी के बारे में जो बुरे विचार थे, उन विचारों को दूर करने के लिए उसने प्रसन्नचित बच्चों की छवि यूज की। ठीक है, आगे देखो।
What are the phytoplanktons? Phytoplanktons is a सी प्लांट। क्या है ये? सी प्लांट है, एक समुद्री पौधा है। एंड दैट सिंथेसाइज द सन्स एनर्जी, जो सूर्य की एनर्जी सिंथेसाइज करता है। एंड मेंटेन द होल इकोसिस्टम ऑफ द सी, समुद्र के पूरे इकोसिस्टम को ये मेंटेन करता है। क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन को छोटे जीव खाते हैं और उन जीवों को बड़े जीव समुद्र में खाते हैं। तो व्हाट इज द फाइटोप्लैंक्टन? फाइटोप्लैंक्टन इज ए सी प्लांट दैट कीप्स द फूड चेन इन द सी, जो सी की जो फूड चेन है उसको बनाए रखती है। ठीक है। हाउ दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज फाइटोप्लैंक्टन वाज ईटन बाय द स्मॉल एनिमल्स, स्मॉल फिशेज इन द सी, समुद्र छोटी मछलियों द्वारा खाए जाते हैं। एंड दीज फिशेज वर ईटन बाय बिगर वंस, और वो मछलियाँ बड़ी मछलियों द्वारा खाई जाती है। तो एक समुद्र का इकोसिस्टम बना रहता है। ठीक है। दूसरा देखो, वोट ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन डिड जित कालासा और बामा एक्सपीरियंस ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड? कौन सा डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन शोषण जित कालासा और बामा ने एक्सपीरियंस किया? देखो, जित कालासा वॉज स्टडीड इन ए मिशनरी स्कूल, एक मिशनरी स्कूल, ईसाई स्कूल में उसको स्टडी किया। वेयर सी फेसेज ह्यूमिलिएशन, जहाँ उसको ह्यूमिलिएशन फेस हुआ था, लिए सन ऑफ कटिंग हेयर, बालों को काटने का। यानी वहाँ पर वो अपने बाल नहीं रख पाई, ज़बरदस्ती उसके बाल काटे गए थे जित कालासा के। और बामा ने कौन सा फेस किया? बामा फेसेज द ह्यूमिलिएशन ऑफ कास्टिज्म, फेसेज द ह्यूमिलिएशन सन ऑफ ए कास्टिज्म। कास्टिज्म का जो ह्यूमिलिएशन है वो उसने फेस किया था बामा ने। तो ये दोनों ने शोषण महसूस किया था। वाई डज डेरी टेल लेम दैट ही इज अफ्रेड ऑफ सीइंग हिमसेल्फ इन द मिरर ऑफ द प्ले? डेरी क्यों कहता है लेम को कि वो खुद डरा हुआ है दर्पण में देखने से? बिकॉज हिज फेस वॉज बरंट, हिज फेस वॉज बरंट ऑफ एसिड, जला हुआ था। किसके कारण? एसिड के कारण उसका फेस जला हुआ था। सो पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, इसलिए लोग उसे डरे हुए हैं। इवन हेयर मदर किसेज ऑन द अदर साइड ऑफ द फेस, उसकी मम्मी भी दूसरी साइड उसके फेस की किस करती है। एंड ही इज ऑल्सो अफ्रेड टू सी इन द मिरर, वो खुद भी दर्पण के अंदर देखने से डरा हुआ है क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ था। वाई डिड द मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाऊ? डॉक्टर सदाऊ के पास मैसेंजर क्यों आए थे? मैसेंजर आए थे टू गेट ट्रीटमेंट ऑफ ए आर्मी ऑफिसर, ऑफ ए जनरल, जनरल का ट्रीटमेंट लेने के आए थे। डॉक्टर सदाऊ वॉज फेमस सर्जियन, फेमस डॉक्टर ऑफ द एरिया, उस एरिया का फेमस सर्जियन था। एंड द मैसेंजर केम टू गेट द ट्रीटमेंट ऑफ द जनरल, ए हाई मिलिट्री ऑफिसर था जनरल, उसका ट्रीटमेंट लेने के लिए वो आए थे। वो डिड हाना थिंक ऑफ अबाउट इट? हाना ने उस मैसेंजर के बारे में क्या सोचा? ही थिंक दैट दे कम टू अरेस्ट सदाऊ, सी थिंक्स, उसने सोचा, हाना ने सोचा दैट द मैसेंजर दे केम, कि वो मैसेंजर आए हैं टू अरेस्ट हर हस्बैंड सदाऊ, अरेस्ट हर हस्बैंड। उसने सोचा कि वो आए हैं उसके हस्बैंड को अरेस्ट करने के लिए। उसका हस्बैंड डॉक्टर सदाऊ था, तो डॉक्टर सदाऊ को अरेस्ट करने के लिए आए। बिकॉज ही हॉस्पिटलाइज्ड, ही केप्ट ए अमेरिकन नेवी सोल्जर को उसने रखा था, घर में रखा था। तो उस वजह से उसने लगा कि भाई उसको पता चल गया है और मैसेंजर उसको अरेस्ट करने के लिए आए हैं, है ना, उसको डर लगा था ये। अगले देखो, चूज करना है। वो डिड चार्ली सी द थर्ड लेवल फ्लिंकरिंग गैस लाइट्स एंड पीपल विद फनी मस्टेसेज? बिल्कुल देखा था, फ्लिकरिंग और गैस देखे थे, लोग जो मस्टेज के साथ है, फनी मस्टेज के साथ थे उनको देखा। ब्रास स्पिटोन्स देखे थे। मैन वियरिंग टान गार्बेडाइन सूट एंड स्ट्रो, ऑल ऑफ दिस, इन सभी को देखा था। वाई वॉज द चीफ एस्ट्रोलॉजर एस्टोनिस्ड? क्यों एस्टोनिस्ड हुआ था चीफ एस्ट्रोलॉजर, मुख्य ज्योतिषी आश्चर्यचकित हो गया था। वेन ए 10 डेज ओल्ड बेबी वॉज स्पीकिंग, जब 10 दिन का बेबी बोला
तब वो आश्चर्यचकित हो गया था। तीसरा, ऑथर बामा फेल्ट शी ऑलरेडी हैड एक्सपीरियंस्ड ह्यूमिलिएशन। ऑथर बामा ने महसूस किया कि उसने खुद ने एक्सपीरियंस किया है ह्यूमिलिएशन। किसका? अनटचेबिलिटी का ह्यूमिलिएशन उसने फील किया है। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ लेसन के ऑथर कौन है? तिसानी दोषी इसके लेखक हैं। वेन इज द assassins डिड नॉट कम, सदाउ डिसाइडेड। देखो, जब असेसिन नहीं आए थे, जनरल को सदाउ ने कहा था कि भाई इस प्रकार मैंने नेवी सोल्जर्स को रख लिया है, अब उसका पीछा छुटवाना है। तो जनरल ने कहा कि आई सेल सेंड असेसिन्स, मैं हथियारों को भेज दूंगा, एंड दे विल डू देयर जॉब, वे अपने जॉब को कर देंगे। जब वो असेसिन नहीं आए तो सदाउ ने डिसाइड किया टू हेल्प हिम टू escape, भागने में हेल्प करने के लिए, वहाँ से बच के भागने निकलने में हेल्प करने के लिए उसने डिसाइड किया। डेरी डिड नॉट लाइक पीपल, डेरी है वो लोगों को पसंद नहीं करता था। बिंग सिंपेथेटिक, सिंपेथेटिक होना यानी उसका चेहरा जला हुआ था तो लोग सिंपेथेटिक थे उसके प्रति, तो वो सिंपेथेटिक होना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, सहानुभूतिपूर्ण होना। आगे देखो, सातवां, द डे सदाऊ ओपन द सोल्जर्स स्टिचेज, जब जिस दिन सदाऊ ने सोल्जर के स्टिचेज खोले तो उसने क्या किया? टाइप्ड आउट ए लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस, चीफ पुलिस को उसने लेटर लिखा था। बिल्कुल। वॉट वॉज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग एट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल में सबसे स्ट्रेंजेस्ट चीज़ क्या थी? बीवर्ड्स मस्टेसेज, कॉरिडोर दैट लेड हिम टू द पास्ट, ये था कि जो कॉरिडोर उसे पास्ट ले जाता था, ये बड़ी स्ट्रेंजेस्ट चीज़ थी। ईच टाइम महाराजा विजिटेड हिज फादर इन लॉ, हर बार महाराजा अपने ससुर के घर जाता था, ही किल्ड 5 to 6 टाइगर्स, 5-6 जानवरों को, 5-6 टाइगर्स को मार देता था। तो ये देखो 20 का सही है। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। आई होप इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।